ऐसे कर लेते हैं। Hello children, we'll complete the lesson today, A Truly Beautiful Mind. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. In 1900 मीन्स 1900 में, और उसकी एज कितनी हो गई थी? 21 साल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली थी, लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड मीन्स अभी उसको नौकरी नहीं मिली थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, टीचर बना, असिस्टेंट टीचर बन गया। गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट बच्चों को भी ट्यूशन देने लगा। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक जगह का नाम है। तो फाइनली मतलब 1900 के बाद 1902 में उसे एक नौकरी मिल गई। अंत में उसे नौकरी मिली, वो क्या थी? टेक्निकल एक्सपर्ट की थी। एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट ऑफिस वो होता है जिसमें सर्च की जाती है, उसमें और कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही सर्च करते हैं, खोज करते रहते हैं, इन्वेंशन करते हैं। वो बर्न में था ऑफिस, और उसको टेक्निकल एक्सपर्ट में विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन। अब उसका काम क्या था? ही वॉज सपोज टू बी असेस करना, असेसमेंट मीन्स करना, चेक करना। अदर पीपल इन्वेंशन मीन्स बाकी लोग जो खोज करके लाते थे ना, उसको चेक करना था, अब ये ठीक है या गलत है, उसका काम था उनको चेक करना। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। अब उनके काम चेक करने के साथ साथ चुपचाप सीक्रेटली जब उसको टाइम मिलता था, वो अपने विचार भी उनको भी डेवलप कर रहा था, अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहा था, वहाँ उनकी भी रिसर्च कर रहा था। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली मजाक में उसने अपने जो ऑफिस में टेबल मिलते हैं ना, उसमें डेस्क होता है, उसको डेस्क ड्रॉअर को क्या बोलता है? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, थ्योरी, फिजिक्स की थ्योरी वो पढ़ता था। ब्यूरो मीन्स होता है ऑफिस। तो वो अपने डेस्क ड्रॉअर को मजाक में क्या करता था? कहता था कि ये मेरी फिजिक्स की थ्योरी का ऑफिस है। ब्यूरो मीन्स ऑफिस है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब 1905 में एक फेमस न्यूज़पेपर में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी पे उसने छपवाया था, और क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? आपस में संबंध होना। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने जो रिलेटिविटी की थ्योरी बताई थी, उसमें यह बताया था कि समय, टाइम एंड डिस्टेंस में दूरी, समय और दूरी कभी भी एब्सोल्यूट मीन्स कभी भी राइट नहीं होते। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो उसने एग्जांपल दिया कि दो घड़ियां जो हमने एक साथ मिलाई थी, अब कुछ समय बाद अगर हम उनको दोबारा देखें तो उनका टाइम एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एक जो है मूविंग फास्ट, एक तो तेज़ चल रही थी, दूसरी रिलेटिव टू अदर, दूसरी घड़ी की अपेक्षा। तो इसलिए आइंस्टाइन ने ये सिद्धांत दिया कि समय और दूरी कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। तो उनकी इस थ्योरी से संसार का एक फार्मूला फेमस हो गया। क्या था? विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो जिसने ये मास और एनर्जी, तो इसमें साइंस का फार्मूला है, तो उसने इस मास और एनर्जी को नीचे की इक्वेशन से क्लियर किया। मास क्या होता है और एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू mc2। अब E इज इक्वल टू mc2 मीन्स इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथ की इक्वेशन है। E स्टैंड फॉर एनर्जी। अब E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर। ये फिजिक्स की तुम्हारी मैथ्स की इक्वेशन है। वो इसका बारे में बताता है कैसे। वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स। अब उसका बताया टाइम एंड डिस्टेंस। भाई वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, भाई अब लड़के लड़की जब बड़े होते हैं, आपस में बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, तो वो कहता है जब तुम एक लड़की के साथ, अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। तो ऐसे लगता है कि अभी अभी तो आई थी, अभी 2 मिनट हुए, फिर जा भी रही है। वैन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स। और दूसरी तरफ एक गर्म तवा है, अगर हम उस पर 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो कैसे लगता है? इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। दैट्स रिलेटिविटी।
तो ऐसे लगता है कि इसको हमें 2 घंटे हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी हम अच्छे व्यक्ति के साथ जब हमारा टाइम अच्छा बीत रहा होता है तो हमें लगता है कि टाइम जल्दी बीत गया, और लेकिन जब कोई गलत हमारे साथ होता है तो ऐसे लगता है कि वो थोड़ा समय भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, अब आइंस्टाइन जो था फिजिक्स की समस्याओं को सुलझा रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग मीन्स उसकी जो प्राइवेट जो अपनी पर्सनल लाइफ थी वो जो है उसमें अनरेवलिंग हो रहा था, मगर उसकी हस्बैंड वाइफ की आपस में जो है बैलेंस नहीं बन रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अब एल्बर्ट ने क्या सोचा था कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं मिलेवा जो मैरिक थी उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे शादी कर लूँगा, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन आइंस्टाइन की मदर जो थी इस शादी के विरुद्ध थी। क्यों? शी थॉट मिलेवा, उसने सोचा जो मिलेवा है हु वाज 3 years ओल्डर देन आवर सन। अब जो मिलेवा थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, वो वाज टू ओल्ड फॉर हिम, कहते तो शादी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ मिलेवा जो थी वो बहुत बुद्धिमान भी थी, इंटेलिजेंस भी थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। तो उसकी माँ ने कहा कि ये भी जैसे तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ते रहते हो, वो भी तुम्हारी तरह बुक लाइक यू मीन्स वो भी तुम्हारी तरह बहुत पढ़ी लिखी है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो ये बातें सुनकर भी उसकी मदर जो उस शादी के अगेंस्ट थी, तो इसलिए आइंस्टाइन ने शादी का इरादा बदल दिया, ऑफ कर दिया, मतलब आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। पेयर मीन्स ये जोड़ा आइंस्टाइन और मिलेवा, और अंत में इन्होंने जनवरी 1930 में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और इनके 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड। अब उनकी फाल्टर्ड मीन्स वीक, कमज़ोर, मतलब उनकी जो शादी के बाद जो संबंध थे वो कमज़ोर होने लगे। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। क्योंकि अब वो तो साइंटिस्ट थी, वो रिसर्च करना चाहती थी, और हाउसवाइफ बन के तो वो जो है अपने आप को सोच रही थी कि मैं ये कहाँ फंस गई। तो अपना इंटेलेक्चुअल जो उसकी इंटेलिजेंस थी वो लूज़ करी थी, और जो क्या है हाउसवाइफ बन के बहुत ही वो अनहैप्पी थी, मतलब खुश नहीं रहती थी। तो मिलेवा खुद भी साइंस की रिसर्च करना चाहती थी, हाउसवाइफ बन के वो जो है वो सोच रही थी मेरे तो एम्बिशन ही ख़त्म होते जा रहे हैं, और वो हाउसवाइफ बन के अनहैप्पी रहती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और इस तरह उनके विचार अलग होते गए, वो लगातार लड़ते रहे, कॉन्स्टेंट लगातार वो लड़ते रहे वर्षों। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। अब 1903 में शादी हुई, कुछ साल ठीक रहे, फिर आपस में लड़ते रहे, विचार नहीं मिले, तो उन्होंने फाइनली 1919 में अपना डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल ही 1919 में ही आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। न्यू चैप्टर, पर्सनल चैप्टर मीन्स शादी के बाद, एल्सा से शादी के बाद तो वो अपना वर्ल्ड फेम का कोइंसाइडेड विद हिज राइज, राइज मीन्स वो उसकी उन्नति हो गई, वो संसार में फेमस व्यक्ति बन गया। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने एक पब्लिश करवाई थी, पर प्रकाशित करवाई थी, छपवाई थी, कौन सी थ्योरी? रिलेटिविटी की। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। तो उस थ्योरी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में नई थ्योरी दी थी। क्या था? एन एक्लिप्स ऑफ द सन। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण है इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो सूर्य ग्रहण जो है 1919 में हुआ, तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल एक्यूरेट था। जैसा आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी, टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताया था, ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो जो सूर्य ग्रहण था वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। करेक्टली मीन्स बिल्कुल ठीक, कैलकुलेट मीन्स गणना करके रखती पहले ही, एडवांस में ही। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसने पहले ही बता दिया था कि कितनी, विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार्स, कि जो रोशनी है, जो लाइट है, वो फिक्स स्टार से कितनी दूर पर जो है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण गति के कारण दूसरे पर डिफ्लेक्ट करेगी, उस पर प्रभाव डालेगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो अब उसके न्यूज़पेपर सब ने छापा कि उसका जो थ्योरी थी वो तो वैज्ञानिक जगत में एक रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति ला दी उसने,
क्योंकि 1915 में जो उसने अपनी थ्योरी बताई थी जो रिलेटिविटी की और ग्रेविटी की, तो जो 1919 में सूर्य ग्रहण लगा उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक हुआ। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक जगत में ये क्रांति थी। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। तो अपनी इन थ्योरीज़ के कारण आइंस्टाइन को 1921 में फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शावर्ड मीन्स तो बौछार करना, तो इसका मतलब उसे सब जगह से सम्मानित किया गया और उसे पूरे संसार से इन्विटेशन भी मिलने लगे, भाई हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस मीन्स क्या होता है, मीडिया जिसको बोलते हो, और अखबारों वाले उसको घेरे रहते थे, उसकी खबरें छापते रहते थे। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 में जर्मनी में नाजियों का शासन आ गया। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चला गया। इमिग्रेटेड मतलब वहाँ जर्मनी से वो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस अमेरिका में चला गया। 5 years लेटर, अब वहाँ जाने के 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोच। तो अब बर्लिन वालों ने क्या किया, न्यूक्लियर एक परमाणु अणु की उन्होंने खोज कर ली। तो इससे अमेरिका जो फिजिक्स वाले थे उनमें एकदम अपसेट हो गए, भी ये क्या हुआ, बर्लिन वालों ने तो परमाणु अणु बना लिए हैं, तो इससे वो एटम बम बना लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। एक नाजिज्म होता है, एक फासिज्म, फासीवाद से वो भाग कर आए थे। फ्लेड मीन्स रैन अवे, तो वहाँ से भाग कर आए थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, आइंस्टाइन भी वहाँ नाजी पार्टियों से भाग कर आया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम। अब उन्होंने क्या, हिटलर था नाजियों का जो शासक था, वो हिटलर था, वो बहुत ही क्रूअल था। तो अब उन्होंने कहा जो नाजी हैं वो अपना एक एटम बम भी बना लेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट, तो उसके कोलीग में साथ काम करने वाले उसके एक साथी ने उसको रिक्वेस्ट किया तुम भी किसी को लेटर लिखो। तो आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आइंस्टाइन ने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। तो अमेरिका के उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन अगस्त 1939। तो ये लेटर कब लिखा था, 2 अगस्त 1939 में। इन विच ही वार्न, अब उसने राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी। ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम, उसने कहा था ना कि नाजी लोग जो वो बॉम्ब बना रहे हैं इस टाइप का, सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का अगर एक बम एक्सप्लोडेड ऑन ए पोर्ट, एक्सप्लोड मीन्स विस्फोट हो गया, उसका किसी बंदरगाह पर विस्फोट हो गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट। तो उस पूरे पोर्ट को तो डिस्ट्रॉय मीन्स उसका विनाश तो होगा ही होगा। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, सराउंडिंग मीन्स आसपास की, टेरिटरी मीन्स एरिया, तो उस पोर्ट के अलावा आसपास के इलाके को भी ये अगर इस तरह का न्यूक्लियर बम, एटम बम अगर विस्फोट हो गया तो बहुत ही विनाश कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, तो उसके शब्दों का प्रेसिडेंट पर असर पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। तो उसके बाद अमेरिकन ने भी अपने आप चुपचाप सीक्रेट प्रोजेक्ट अपना उन्होंने भी एटॉमिक बम बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो पहला एटम बम अमेरिकियों ने ही कहाँ गिराया था, जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, और 1945 में ये संसार का सबसे विनाशकारी जो है बॉम्ब था, इसने पूरे हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये पहला एटम बम था जो अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। तो आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय, विनाश। तो और उस एटम बम के कारण हिरोशिमा और नागासाकी में जो विनाश हुआ था उससे आइंस्टाइन को गहरा धक्का लगा। डीपली शेकन मीन्स उसको बहुत ज़्यादा गहराई से दुख पहुंचा था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब उसने एक यूनाइटेड नेशन जैसे यूएनओ बोलते हैं ना, उसको एक पत्र लिखा पब्लिक की तरफ से। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उसमें उसने प्रपोज दिया, सजेशन दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, भाई पूरे देशों की मिला के एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। जैसे आजकल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई देशों के लोग हिस्सेदार हैं। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट।
अब रूजवेल्ट को जो लिखा था उसने तो उसको किया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड मीन्स होता है अगले, एक तो सेंचुरी मीन्स होता है 100 साल, और डिकेड मीन्स अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो आने वाले समय में अब वो साइंस की बजाय पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व मीन्स उसमें शामिल हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। आर्म्स मीन्स यहाँ पे आएगा हथियार बनाने के। एजिटेट करना, विरोध करना। वो मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया और वो कह रहा था कि ये हथियार नहीं बनने चाहिए। कौन से? जैसे एटम बॉम्ब, जैसे परमाणु बॉम्ब जैसे हथियार नहीं बनने चाहिए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि वो पॉपुलर तो था ही, पॉपुलर मीन्स फेमस, क्योंकि साइंस में नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद फेमस हो गया था। तो उसने अपनी जो फेमस प्रसिद्धि थी किस में उसने यूज़ की? कैंपेन किया। कैंपेन करते हैं ना, जैसे जल्द से जुलूस निकाल के मतलब भाषण दे देकर, उसने किसके लिए किया? पीस एंड डेमोक्रेसी, कि संसार में शांति, और डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? प्रजातंत्र। संसार में शांति होनी चाहिए और प्रजातंत्र होना चाहिए, तो उसके लिए उसने कैंपेन किया।